हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद रंजन सर यूट्यूब चैनल पे। और डियर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी के लिए इंग्लिश। तो डियर, ये जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ इसके पीछे एक मकसद छुपा हुआ है कि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको, अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं एसएससी एग्जाम के लिए, अभी डियर आपका सीपीओ का आई थिंक की नोटिफिकेशन भी आया है। तो डियर, यहाँ से एक बात में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि डियर, अगर आप अनअकैडमी पे जाते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, प्रोमो कोड है, अगर आप उसको अप्लाई करके अनअकैडमी पे कहीं भी, एक्चुअली अनअकैडमी पे लाइव में अभी आ रहा हूं, बट अगर आप पेड कोर्सेज अनअकैडमी की लेना चाहते हैं, किसी का भी हो, अनअकैडमी पे आप किसी का भी पेड कोर्सेज जो भी आपको पसंद हो, या अगर आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो में आपको रिकमेंड भी कर सकता हूं कि कौन से वीडियो के कौन से टीचर्स का आप पेड कोर्सेज खरीद सकते हैं। तो डियर, इसके लिए आपको करना क्या है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। पहला काम है कि आपको, अगर आप पहली बार हो, क्योंकि आजकल लॉकडाउन के दौरान अनअकैडमी पे लोग ज्यादा जा रहे हैं, वहां पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे लाइव फ्री क्लासेस भी है, बट जो बेनिफिट मिलता है आपको पेड कोर्सेज में मिलता है। और पेड कोर्सेज के लिए आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में एक आपको प्रोमो कोड मिलेगा मेरे नाम से, और आप अनअकैडमी पर जाकर के किसी का भी पेड कोर्सेज आप खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, जो कि हमारे प्रोमो कोड को अप्लाई करने के बाद आपको मिलने वाला है। आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई कि आपको करना क्या। स्टेप बता दूं एक बार थोड़ा सा और, एक्चुअली मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि अभी मेरा वहां पे पेड कोर्सेज स्टार्ट हुआ नहीं डियर। जब पेड कोर्सेज मेरा स्टार्ट होगा तब तो मैं उसके बारे में बताऊंगा ही, बट बिफोर आई स्टार्ट माई पेड कोर्सेज देयर, पहले से ही मुझे वहां एक्सेस मिला, तो आप इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आप वहां पे शुरू कर सकते हैं। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए डियर, शुरू करते हैं। और इंग्लिश सीखने की सबसे बारीकी मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल शुरुआत से बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो कैसे शुरुआत करेंगे। और बिल्कुल बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं डियर, थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे जरा आप। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं इंट्रो। तो आज मैं इंट्रो देने वाला हूं कि इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश फॉर एसएससी, इंग्लिश फॉर एसएससी। आप किसी भी पेपर को देने वाले हो डियर, अगर जो मैं बताने वाला हूं चीजें, अगर वो आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आई होप कि आप अंग्रेजी चीजें सीखेंगे। एक्चुअली कॉन्सेप्ट को सीखना होता है, कुछ चीजें हैं, रूल्स रट्टा नहीं लगाना है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है तो रूल भी आसानी से याद हो जाता है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तब दिक्कत जाकर के होती है। तो डियर चलिए, एसएससी एग्जाम्स, आप कोई भी एग्जाम, चाहे आप एमटीएस देने वाले हो, सीजीएल देने वाले हो, सीएचएसएल देने वाले हो, कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो डियर, बहुत दिल्ली में गर्मी है और आप देख रहे होंगे पसीने। एक्चुअली ये मेरे पास एसी नहीं है, सॉरी फॉर दैट, इसलिए थोड़ा सा मैं रुक करके भी बताऊंगा आपको। तो डियर, अगर मैं बात करूं अंग्रेजी सीखने की तो क्या होना चाहिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो क्या अप्रोच आप लगाएंगे अंग्रेजी सीखने के लिए, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो डियर, बिल्कुल शुरू से अगर सीखा जाए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम जो 8, 9, 10, 11, 12 तक पढ़ते हैं, जो एकेडमिक रूल्स हमें पढ़ाया जाता है ना, वो यहाँ अप्लीकेबल नहीं होता है। दिक्कत ये है कि वो अप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 100% अप्लीकेबल नहीं होता, कुछ चीजें अप्लीकेबल होती है, बट कुछ चीजें आपको लगता है कि यार मैं पढ़ के कुछ और आया था, यहाँ पे अप्लाई कुछ और हो रहा है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखो, मैं थोड़ा सा बताने की आज कोशिश करूंगा आज की वीडियो में। अगर मैं बताऊं कि अंग्रेजी सीखने की शुरुआत करी जाए तो हम सीखेंगे क्या, ठीक है। तो हम सीखेंगे डियर ग्रामर, क्योंकि यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, ग्रामर, और एक दूसरा सेक्शन है वोकैब, ठीक है। अब देखिए, बात आसानी से समझने वाली है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर ग्रामर पढ़े या वोकैब पढ़े, इंग्लिश अगर हम पढ़ रहे हैं तो ग्रामर पढ़े या वोकैब पढ़े, या आप क्या पढ़ाएंगे, ग्रामर पढ़ाएंगे या वोकैब पढ़ाएंगे। तो डियर, ये एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब आपको पेपर की तैयारी करनी है तो ये दोनों मिलकर के ही, ग्रामर और वोकैब, ऐसा नहीं कि वोकैब कहीं अलग से, वोकैब भी तो आपको ग्रामर का ही पार्ट है, ऐसा थोड़ी अलग से बिल्कुल आ गया है। आप सिनोनिम्स याद करते हैं, एंटोनिम्स याद करते हैं, होमोफोन्स याद करते हैं। तो डियर, याद करने के साथ साथ वहां पे एक और छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब मैं आगे वीडियो बनाता चलूंगा डियर आपके लिए। तो देखिए, ये चीजें देखिए सिंपली होती है ना। एक बात मैं सिंपल में बोल दूं कि अंग्रेजी आती है और अंग्रेजी नहीं आती, बस। अगर अंग्रेजी आती है तो सब कुछ आनी चाहिए, हमें वोकैब भी आनी चाहिए, हमें ग्रामर भी आनी चाहिए, अगर लिटरेचर की बात हो तो लिटरेचर भी आनी चाहिए, बट लिटरेचर की बात मैं नहीं करूंगा। तो ग्रामर और वोकैब, ठीक है। तो वोकैब में हम बाद में देखेंगे, लेटर ऑन देखेंगे
बट ग्रामर की बात की जाए तो ग्रामर हम सीखेंगे कैसे? तो डियर ग्रामर हम सीखेंगे बिल्कुल शुरुआत से। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो डियर अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर्स की। सबसे पहले बात हम क्या करते हैं? लेटर्स की। ठीक है, अब लेटर्स होता क्या है? लेटर्स हम बोल सकते हैं लाइक ए बी सी डी, ठीक है, या मैं बोलूं जी एच एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे लेटर्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है जो हम बच्चों को भी सिखाते हैं, आपके घर में भी छोटे बड़े बच्चे होंगे, उनको आप सिखाते हैं कि अगर एबीसीडी सीखना है तो पहले हम लेटर्स सीखते हैं। अब लेटर्स के बाद आता है डियर जो सेकेंड स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। ये क्या होता है? अल्फाबेट। इसके बाद बात करते हैं हम अल्फाबेट की। पहला तो हमारा लेटर्स हो गया, फिर आते अल्फाबेट। अल्फाबेट होते कितने? ये होते आपके 26, ए टू जेड, ये एक ऑर्डर में होता है। तो अल्फाबेट और लेटर्स बताने की आई थिंक की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या बात करनी है कि जब अल्फाबेट की बात करते तो ए टू जेड एक उनका एक सीक्वेंस है। अगर मैं लेटर्स की बात किया डियर तो लेटर्स हम ऐसे भी लिख सकते थे, बी डी एच जी, ये सारे लेटर्स है। ठीक है, बट इफ समबडी टेल्स यू अबाउट अल्फाबेट, तो अल्फाबेट का मतलब एक सीक्वेंस है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। ये एक सीक्वेंस में चलता है, तो हम बोलते हैं पहले लेटर्स फिर अल्फाबेट। अब अल्फाबेट के बाद आता है डियर कि अगर हम इसके बाद की बात करें तो इसके बाद आता है वर्ड। देखेंगे कि मैं कहां से एक्सप्लेन करना आपको शुरू करने वाला हूं। ठीक है, जब अल्फाबेट की बात कर दी हमने, अल्फाबेट याद रखेंगे कि एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, लेटर्स का एक प्रॉपर ऑर्डर को हम अल्फाबेट कहते हैं, और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ये भी याद रखेंगे, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इट हैज सॉरी इट नहीं, दे हैव ओनली साउंड। जो लेटर्स होते हैं ना, दे हैव ओनली साउंड, इनका सिर्फ साउंड होता है और इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, ज्यादा मैं हाई फाई डायरेक्ट स्टार्ट चुका। फर्स्ट वीडियो है और लगभग आपको 30 वीडियो में देने वाला हूं। 30 वीडियो में मैं ये करूंगा कि 30 या 35 वीडियो जो भी होंगी उसमें मैं आपको देने वाला हूं ग्रामर, और साथ ही साथ देने वाला हूं उसका क्विज। ठीक है, क्विज में चाहूंगा तो लाइव करवाऊंगा पहले। ठीक है, तो पहले आज की वीडियो देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट दैट हैव ओनली साउंड, इसका सिर्फ एक मतलब नहीं, कुछ सॉरी मतलब नहीं होता कुछ, इसका सिर्फ एक साउंड होता है, ए बी सी डी ई एफ, तो सिर्फ इसका साउंड है। ई फॉर एलिफेंट नहीं होता है, एफ फॉर फिश नहीं होता है, वो तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्चुअली वैसा होता नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि अल्फाबेट जब हम कंप्लीट करते हैं डियर, तो अल्फाबेट के बाद आता है वर्ड। यहां से थोड़ा सा हमारा सीखने का प्रोसेस हम अपने लेवल पे शुरू करते हैं। वर्ड किसको कहते हैं? जब ये जो लेटर्स हमारा है, जो अल्फाबेट है, अगर इसको कुछ मिला दे, जैसे मैं लिखूं MAN, तो इसका मतलब मिलता है। ठीक है, अगर लिख दिया जाए FISH, तो इसका एक मतलब होता है। तो लेटर्स को एक ऐसे क्रम में लिख दिया जाए जिसका कोई मतलब हो, उसको हम कहते हैं वर्ड। आई होप कि ये तीनों चीज से आप बहुत अच्छे से जानकारी रखते होंगे। अब आते हैं डियर वर्ड के बाद। तो डियर जब वर्ड के बाद बात करते हैं तो ये होता है हमारा फ्रेज। ये क्या होता है? हमारा फ्रेज। अब आते हैं जब फ्रेज से शुरू होता है ना, तो देखिए होता क्या है कि जब हम डायरेक्ट शुरू कर देते हैं ना, कि लाइक टेंसेस सीखना हो, कंजंक्शन सीखना हो, पता नहीं कहां से सीखते हैं डायरेक्ट, तो वहां पे दिक्कत आती है कि आपको सब्जेक्ट ही पता नहीं चलता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा ये पता नहीं चलता है। और इसीलिए मैं बिल्कुल जब बताना शुरू किया हूं तो बिल्कुल फ्रेज, लेटर्स, अल्फाबेट, वर्ड से मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है, अब फ्रेज किसको कहते हैं? तो देखेंगे डियर यहां से कि कुछ शब्दों का समूह होगा, मतलब एक से दो से ज्यादा शब्द हो सकते हैं जिनका मीनिंग तो होगा, ये अपने आप में एक मीनिंग तो रखते हैं बट नॉट कंप्लीट, लेकिन ये अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं रखते। आई होप यहां तक फ्रेज तक मतलब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फ्रेज के काइंड्स भी होते हैं, नॉन फ्रेज होते हैं, एडवर्ब फ्रेज होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। अभी पता कैसे चलेगा? अगर मैं लिखूं एक सेंटेंस यहाँ पे छोटा सा भी फ्रेज से रिलेटेड, ठीक है, एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, अभी सेंटेंस तक तो आया नहीं हूं, बट एक मैं छोटा सा सेंटेंस ना लिख के मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। ओके, कल डस्टर में रखूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। अगर मैं लिखूं शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल। अब यहां पे बात अगर मैं करूं इस आर्टिकल की, ए की,
तो क्या ए का यूज हम गुड के पहले किए? भाई गुड एक एडजेक्टिव है, हम तो पढ़े आर्टिकल का इस्तेमाल हम गर्ल के पहले करते हैं। तो डियर यहाँ पे ये दोनों मिल करके एक नॉन फ्रेज बना रहा है जिसको हम एनपी कहा है। यहाँ पे गुड गर्ल क्या है? नॉन फ्रेज है। तो हमें अगर फ्रेज पता नहीं है डियर तो हम मतलब पता नहीं लगा सकते। अब देखिए नॉन फ्रेज है, चूंकि ये नॉन है, हम आएंगे अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी। तो नॉन का काम क्या होता है, नॉन का फंक्शन क्या होता है? यू मस्ट नो कि नॉन का फंक्शन क्या होता है। डेफिनेशन नहीं पूछता आपके, किसी भी पेपर में डेफिनेशन नहीं पूछा जाता अगर आप एसएससी वगैरह की बात करते हो। तो डियर यहाँ पे नॉन फ्रेज है, ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। ये सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, और आपका बोले कंप्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो डियर ये सारी चीज जानकारी हमारे पास तो होनी चाहिए कि आखिर फ्रेज होता क्या है और फ्रेज कितने तरीके का होता है। ये सारी चीज में लेटर ऑन डिस्कस करते चलेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा कि चूंकि ये नॉन फ्रेज है, अब नॉन फ्रेज है तो इसके पहले ए एन द लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है? रूल तो हमारा ये है ना, नॉन या नॉन फ्रेज के पहले आर्टिकल एन लगता है। अब कहते एक और डिटेल रूल अगर हम चलेंगे तो कहेंगे कि सर अगर नॉन सिर्फ होता तब तो ये इसके पहले आता, लेकिन एडजेक्टिव आता तो आर्टिकल का जो पोजीशन होता है एडजेक्टिव के पहले हो जाता है। चलिए वो भी बात सही है। अब आते हैं नेक्स्ट कि फ्रेज अब क्या होता है। जरा फ्रेज हमने समझाया आपको कि ये एक शब्दों का समूह है जिसका कुछ अर्थ होता है, अपना मीनिंग होता है, बट वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। आई होप यहां तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं डियर कि अगर मैं कंप्लीमेंट की बात फ्रेज के बाद बात करूं तो फ्रेज के बाद आते हैं डियर सेंटेंस। इसके पहले मैं बात करूं तो इसके पहले आ जाते हैं क्लॉज। क्लॉज कितने तरीके का होता है, क्लॉज का काइंड्स क्या होता है, डेफिनेशन बहुत सारा आपने पढ़ा होगा कि क्लॉज आखिर होता क्या है। तो देखिए यार ये भी एक तरह का सेंटेंस ही होता है जिसमें अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, अब क्लॉज भी आपका नॉन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। तो ये जानकारी अगर हमें नहीं है और हम डायरेक्ट टेंसेज पढ़ना शुरू कर दें और वहां पे कोई सब्जेक्ट ऐसा आ जाए कि आप सब्जेक्ट पता ना लगा पाए, तो ये बड़ा बेकार सा हो जाएगा कि हम डायरेक्ट टेंसेज पढ़ रहे हैं और हमें ना फ्रेज पता है, ना क्लॉज पता है, ना सेंटेंस पता है। सो क्लॉज आपको समझ में है। क्लॉज कितने तरीके का होता है? मेनली दो तरीके का होता है क्लॉज। अगर मैं छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि क्लॉज लाइक अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड इट्स फिनाइट वर्ब, जिसका एक सब्जेक्ट होता है और अपना उसका एक फाइनाइट वर्ब होता है, उसको हम कहते हैं क्लॉज। ठीक है, अब क्लॉज के काइंड्स जानने हैं तो क्लॉज के काइंड्स हम बोल सकते हैं कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है, और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी होता है। वो थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाएगा, बट मेनली आपको एटलीस्ट दो चीज का तो नॉलेज होना चाहिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के आपको काइंड्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि लाइक नॉन क्लॉज जैसे हम नॉन क्लॉज बोल देते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं, उसी तरीके से इधर जब हम बात करेंगे नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, वो भी सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। देन हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब सेंटेंस के क्लॉज के बाद आते हैं डियर सेंटेंस, और यहां आकर के हमारी जो लर्निंग होती है वो फुल स्टॉप लग जाता है। यहीं तक चीजें हमें जानना है कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है। तो सेंटेंस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, सेंटेंस जरा पढ़ा जाए। इस वर्ड से लेकर के हम आते हैं डियर कि अगर हम सेंटेंस को डिफाइन करना चाहें कि सेंटेंस क्या होता है, तो अगर सेंटेंस की बात करें तो वर्ड का ही एक कलेक्शन होता है। वर्ड का ही क्या होता है, वो कलेक्शन होता है जिसमें अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक फाइनाइट वर्ब होता है। अब ये सारी चीज हम डिस्कस करते चलेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि एक नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपका जवाब आएगा सर कि अगर हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब SVO। क्या ये अपने आप में सही है? क्या वर्ब के बाद आने वाला हर वक्त ऑब्जेक्ट ही होगा? आई थिंक जवाब आपका आना चाहिए सर नहीं। तो जवाब आपका क्या आएगा, नहीं, हर वक्त यहाँ पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। चलिए यहां देखा जाए, वर्ब ये है, अब वर्ब के बाद गुड गर्ल है, क्या वो ऑब्जेक्ट है? जवाब होगा नो, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये डियर यहाँ पे कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया
कि वर्ब के बाद आने वाला हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और ये सारा कुछ डिपेंड इस वर्ब पे करता है। अगर आप वर्ब को अच्छे से जानते हैं तो ये अच्छा, यहाँ पे अगर कोई पूछ दे आपसे कि इज कैसा वर्ब है, तो आई थिंक कि हेल्पिंग वर्ब, ज्यादातर जो जवाब आता है डियर वो हेल्पिंग वर्ब। लाइव क्लास होता है ना, थोड़ा और इंटरेक्टिव होता है। एक्चुअली मेरे पास थोड़ा वो इक्विपमेंट नहीं है, अदरवाइज मैं लाइव क्लास ही करता। इज हेल्पिंग वर्ब है, कहां तक सही होगा? तो डियर इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। रिमेंबर दिस पॉइंट कि इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे अगर इज की बात करें तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको या तो मेन वर्ब बोलो या स्टैटिक वर्ब बोलो, जो कि स्टेट किसी के बताता है। याद रखेंगे, एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं कि जो भी चीज आपने पढ़ी है हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रहे कि वो हेल्पिंग वर्ब तभी होगा जब उसके साथ एक मेन वर्ब आया हो। जितनी चीज आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़े हैं, अगर उसके साथ मेन वर्ब आया है तभी उस हेल्पिंग वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। अदरवाइज वो हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के अपने आप को मेन वर्ब के जैसा ट्रीट करते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूं सो दैट आप इसको अच्छे से ग्रैब कर लें। सपोज मान लिया जाए कि आपके घर के जो हेड ऑफ द फैमिली ऑफ पिताजी है, पिताजी कुछ दिन के लिए कहीं चले जाते हैं, तो क्या घर ऐसी जिनकी मर्जी जो करें हो सकता है? नहीं ना। घर की हेड बन जाती है मम्मा। अगर मम्मा है तो ठीक, अगर मम्मा भी चली गई तो भैया, अगर दीदी है बड़ी तो दीदी। तो मतलब एक तरीके से है कि अगर पापा और मम्मा घर पे दोनों हैं तो जो मामा है ना वो सपोर्टिंग रोल में, वहां पे उनकी हेडनेस नहीं चलेगी, वो हेड नहीं बनेंगे। सब्जेक्ट हमारा था पापा जी और जो हेल्पिंग वर्ब थे वो हमारी मम्मी जी। जैसे ही पापा जी कहीं गए, अब जो मम्मा थी वो क्या हो गई, अब हेड हो गई। तो उसी तरीके से ये काम करता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाला फंडा। थोड़ा इसको आप ध्यान रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। चलिए, आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से ग्रैब करना है कि सेंटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आज डीप करके चलता हूं इसको, कि अगर मैं बात करूं कि सब्जेक्ट वर्ब, देखिए अब मैं ना करेक्ट स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ठीक है, प्लस अदर वर्ड्स। ये सारी जानकारी तो हमें रखनी पड़ेगी कि एटलीस्ट सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, आइदर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, या तो ऑब्जेक्ट आएगा या कंप्लीमेंट आएगा। दोनों एक साथ भी आ सकता है, एक ही सेंटेंस में दोनों एक साथ भी आ सकता है। तो आपको जानकारी किसकी रखनी है? सब्जेक्ट की। अब मैं आसानी से छोटे छोटे एग्जांपल्स लेकर के आपको समझा रहा हूं कि सब्जेक्ट होते क्या है, वर्ब होते क्या है, ऑब्जेक्ट होते क्या, कंप्लीमेंट होते क्या, और ये अदर वर्ड्स। ये सारा चीज आज मैं डिस्कस कर दूंगा। चलिए देखिए, मैं डेफिनेशन अब नहीं लिखवाने वाला हूँ, बेसिक वाली चीज नहीं करवा रहा हूँ। सो मैं आपको सिर्फ बोल बोल करके आपको बता दूंगा कि सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगा, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट वगैरह क्या होगा। देखिए, सब्जेक्ट जो एक्चुअली होता है ना, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है तो यहाँ पे मैं लिख दूं थोड़ा सा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा होगा नॉन, प्रोनाउन। ये दो चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इन दोनों का फंक्शन ही ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने वाला है। इट मीन्स अगर आपसे कोई नॉन की डेफिनेशन पूछता है ना, तो आप उसको डेफिनेशन ना बता करके रेदर देन आप वो जो डेफिनेशन बताने जा रहे थे उसके बदले आप उसको फंक्शन बताइए। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम डेफिनेशन रट्टा लगाते हैं कि नॉन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और ज्यादा होगा तो एज वेल एज आइडियाज और फीलिंग्स वगैरह ऐड कर देते हैं। लेकिन ये एग्जाम में पूछेगा कहाँ एग्जाम में इस तरह की चीजें आपसे पूछने वाले हैं? कहीं नहीं। स्टेट लेवल के एग्जाम या आप याद करें, अगर मेट्रो वगैरह का एग्जाम आप देते, दिल्ली मेट्रो वगैरह का, तो हाँ ना वर्ड का फंक्शन वो पूछ देता है कि वो जैसे है ना उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है ये पूछ दिया जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सिंपली नॉन का जो फंक्शन है ना, यहाँ पे मैं ये एरो जो लगाया हूं ये इसके फंक्शन को बता रहा है, ये इसके फंक्शन को बता रहा है। रिमेंबर दिस पॉइंट, वो उसके फंक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो जब बात करेंगे नॉन और प्रोनाउन की, तो नॉन आइदर बी सब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट, या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। कंप्लीमेंट भी बनता है तो भी हम देखेंगे, कंप्लीमेंट भी बनता है। बट मैं क्या बता रहा हूँ, इंट्रो दे रहा हूँ आपको, बेसिक पॉइंट बताते चल रहा हूँ। सेम काम है कि नॉन क्या करता, सॉरी प्रोनाउन क्या करता है, ये सब्जेक्ट बनता है, भी ऑब्जेक्ट बनता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं,
राम चलो इधर मैं लिखूं राजू, राजू लाइक्स स्नेहा, SNEHA। अब ये सेंटेंस हमारा लिखा है राजू लाइक्स स्नेहा। इसी से मैं ये बताने की कोशिश करूंगा, एक आध एग्जांपल्स और लूंगा आपका, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई आपसे पूछ दिया जाए सब्जेक्ट कौन है, तो बड़ा आसानी भाषा में आप बता सकते हैं कि सब्जेक्ट ये। क्यों? क्योंकि ये वर्ब के पहले आ रहा है और ये वर्ब को करने वाला है। जो लाइक्स है ना, पसंद किया जाता है, कौन कर रहा है? राजू। अब इसके लिए मैं ट्रिक भी एक छोटा सा बता दूंगा आपको। और जो वर्ब के बाद होता है जनरली वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। कब? जब ये वाला ट्रांजिटिव वर्ब हो। देखिए बात समझ में आई यहाँ पे? अभी मैंने जब स्टार्टिंग में बोला कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ध्यान रहेगा इस बात का। तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, देखिए अगर ऑब्जेक्ट की बात लेनी है ना, तो याद रखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो ये भी धीरे धीरे करके हम सीख लेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है या किसी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन दो जगह हो सकती है, दो जगह हो सकती है कि या तो वो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आ जाए या वो प्रेपोजिशन के बाद आ जाए। और वो ऑब्जेक्ट बनता कौन है? अभी हमने देखा कि इन दोनों का ही फंक्शन है, इन दोनों का ही काम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का संभालना, कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे समझ में आया कि राजू लाइक्स स्नेहा में ये सब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट है। दोनों है क्या? अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात की जाए तो ये नॉन है और स्नेहा भी क्या है? आपका नॉन है। तो हमने देखा कि नॉन सब्जेक्ट भी बन सकता है और नॉन ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं डियर, थोड़े से मैं इसको भी चर्चा करते चल रहा हूं कि नॉन भी हमने देख लिया। अगर नॉन सिर्फ जानना तो आपको इतना ही जानना पड़ेगा कि फंक्शन ऑफ द नॉन। फंक्शन ऑफ द नॉन का मतलब वो है कि नॉन का काम क्या है एक सेंटेंस में, तो या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। यही काम हमारा प्रोनाउन भी करता है। अगर मैं बात करूं कि राजू को रिप्लेस करना है, तो राजू के बदले हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं लाइक्स आपका लाइक्स रह जाएगा। अगर स्नेहा को लिखना है तो क्या लिखेंगे? सॉरी, स्नेहा को क्या लिखेंगे आप? स्नेहा के लिए अगर मैं एक लेटर ऑन इसको मैं डिस्कस करता हूं, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, जरा देखेंगे, अगर स्नेहा के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं तो देखिए यहां पे हो जाएगा शी। स्नेहा को अगर हम शुरू में रख रहे हैं तो शी लाइक्स राजू। अगर मैं इसको उल्टे तरीके से लिख दिया, शी लाइक्स राजू, तो हमने यहां से फाइंड आउट किया कि स्नेहा के लिए जो प्रोनाउन आता है वो कौन आता है? शी आता है। अब जरा देखिए, मैं बार बार आपको थोड़े से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, आप थोड़ा समझिए अच्छे से। अगर मैं इसी को राजू रहने दूं, लाइक्स, ठीक है, अब यहां पे स्नेहा के जगह पे क्या शी लिख देंगे हम? क्या आप शी लिख देंगे? तो डियर शी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए आज यही दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वाले में और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूंगा अलोंग विद दिस, क्योंकि अभी इसमें भी हमें बहुत चीज जाननी है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। बड़ा बेसिक सी चीज है ये, छोटी छोटी जानकारी रखनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या आएगा? हर आएगा। क्या लिखना पड़ेगा हमें? हर लिखना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? तो अब यहां से एक बात निकल के आती है, जो देखें ये जो प्रोनाउन है ना, अगर मैं बात करता राजू की, तो राजू चाहे तो वो सब्जेक्ट बन रहा था, चाहे ये ऑब्जेक्ट बन रहा था, दोनों जगह वो सेम था। लेकिन ये चीजें ना प्रोनाउन के साथ नहीं हो रही थी। प्रोनाउन के साथ क्या है कि इसका सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है। तो ये प्रोफाइल भी हमें जानना पड़ेगा कि अगर एक प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन के हिसाब से उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। नॉन के साथ ये चीज नहीं होती है। नॉन आप कहीं भी लिखे वो सेम फॉर्म में रहेगा। आप यहां से देख सकते हैं, राजू को हमने सब्जेक्ट बनाया, राजू को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, दोनों जगह ये सेम ग्रामेटिकल प्रोफाइल फॉलो कर रहा था और सेम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे बात करी प्रोनाउन की, तो स्नेहा जब शुरू में आया तो शी हो गया, बट स्नेहा को ही हमें एंड में लिखना पड़ा, तो यहाँ पे जाके ये हर बन गया। तो ये सारी छोटी छोटी जानकारी आपको जरूर रखनी पड़ेगी अगर आप बिगिनर्स हैं, क्योंकि थंबनेल में मैंने लिख दिया है कि ये बिगिनर्स के लिए, कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिगिनिंग, अगर आप शुरुआत में हैं तो कैसे अंग्रेजी सीखेंगे। तो ये सारी डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए कि अंतर एक दूसरे में क्या है। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा
तो मैं आपको बता पाया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वर्ब के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं दिया हूं, तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ लेकर के चल रहा हूं इस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया ना कि आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जनरली आप क्वेश्चन कर सकते हैं हु और व्हाट, कौन किसी एक्शन को करता है। अगर हिंदी की बात की जाए तो ये कौन होगा, और इसकी हिंदी की बात की जाए तो ये क्या होगा। तो कौन या क्या किसी एक्शन को करता है वो आपका सब्जेक्ट होगा, या कौन या क्या किसके बारे में कुछ कहा जाता है। सिंपली आप ये कर सकते हैं कि वर्ब के साथ हु और व्हाट से क्वेश्चन कर सकते हैं, जो जवाब मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। जरूरी नहीं कि हर वक्त एक्शन को ही बताए, कभी कभी ये स्टेट को भी बता सकते हैं, एक्शन भी बता सकते हैं। ठीक है, आई होप ऊपर विजुअल होगा, ज्यादा ऊपर नहीं लिख रहा हूं, एक्शन या स्टेट को बताता। तो